इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, ये केमिकल बॉन्डिंग होती है। चलो कोई नहीं, आज पढ़ देंगे क्या बेटा, केमिकल बॉन्डिंग, नया चैप्टर शुरू है, ध्यान से समझेंगे इसको। केमिकल बॉन्डिंग है क्या भला, देखो भाई सबसे पहले तो ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीजें, थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो देखो नाम की सुन रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड्स, यानी कि मतलब कि बॉन्ड्स बनेंगे किन्हीं भी दो, कोई भी दो प्रकार के आप कह सकते हो कंपाउंड हो, चाहे दो प्रकार के एलिमेंट हो, चाहे दो प्रकार की बात करें तो इंटेंटिटी का मतलब कोई भी दो वस्तुएं हो, कोई भी दो थिंग्स हो, और उनके बीच में जब इंटरेक्शंस होंगे, क्या होंगी, इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन जो होगी उसी का नाम हम देते हैं क्या, बॉन्डिंग। कोई भी दो कंपाउंड है, जैसे कि मेरा हाथ में पेन है और मेरा हाथ है, उसके बीच में कोई इंटरेक्शंस हो रही हैं, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड, सॉरी, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ना, और उसको मैंने क्या नाम दिया है, बॉन्ड दिया है। जैसे कि हमारे बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई बॉन्ड है ना, यानी कोई इंटरेक्शन है, उसका नाम क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई वो, ठीक है। ऐसे बहन भाई के बीच में कोई बॉन्ड है, उसको हमने क्या कहा है, इंटरेक्शन होकर क्या बोला, उसको बॉन्डिंग बोला। इसी प्रकार केमिस्ट्री में क्या है बेटा, केमिकल्स के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, कंपाउंड्स के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, उसी को क्या कहलाएंगे बेटा, बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे उसको, बॉन्डिंग, या फिर क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब सर बॉन्ड भी हमने कई प्रकार के पढ़े हैं, बॉन्डिंग से क्या है, बॉन्ड, बॉन्ड भी हमने कई प्रकार के पढ़े हैं। जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं तो हमें याद आता है सर, कोवालेंट बॉन्ड पढ़ा होता हमने, आयोनिक बॉन्ड पढ़े होते हैं ना। तो ये सारे बॉन्ड्स हैं। तो अपना जो बेसिक जो कहते हैं कि केमिस्ट्री का, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, सबसे कीमती चीज क्या है, बॉन्ड। क्या है, बॉन्ड, जो हर जगह काम आने वाला है। और बॉन्ड्स में भी सबसे कीमती कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड, जो आपको हर जगह फिजिकल में दिखेगा, ऑर्गेनिक में दिखेगा और इनऑर्गेनिक में दिखेगा। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि बेटा कोवालेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनेगा, यानी कि केमिस्ट्री की नींव रखते हैं और वो नींव के ऊपर कौन बैठा बेटा, कोवालेंट बॉन्डिंग, यानी कि कोवालेंट बॉन्डिंग कैसे होगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज कोवालेंट बॉन्डिंग, कि कोवालेंट बॉन्डिंग है क्या चीज, ये समझो। देखो बेटा, तो कोवालेंट बॉन्डिंग ये कहता है कि मैं बनूंगा कब, यानी कि तुम मुझे कब कहोगे कि कोवालेंट बॉन्ड है। तो आप लोग सभी ने, आप लोग तो क्या पढ़ा है अब तक कि सर म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कोवालेंट बॉन्ड। ये सब ने आपने डेफिनेशन रटी, अब तक रटी है। बट ये डेफिनेशन क्या थी, छोटी क्लासों के लिए, जो अब तक आप पढ़ चुके हैं बस वहीं तक है। बट जैसे आप थोड़े से बड़े हो गए हो ना, अब जो एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कोवालेंट बॉन्ड, कि कोवालेंट बॉन्ड है क्या। ये शुरू हो चुका है। हाँ, तो आपको क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखो आपने कहा म्यूचुअल शेयरिंग कहेगा, तो उस डेफिनेशन को भूल जाओ। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, जब भी किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें। कोवेलेंट किसे बोलेंगे, कोवेलेंसी किसे बोलेंगे, या कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलेंगे, जहां पे दुनिया में जब जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, तो उनके बीच में जो जो बॉन्ड बनेगा, क्या नाम उसका, कोवेलेंट बॉन्ड, या उसे क्या बोलोगे, कोवेलेंसी बोलोगे। जैसे कि देखो इधर मैं मानता हूं मेरे पास ये एक ए ऑर्बिटल है, सॉरी एक ए एटम है, इसका ये एक ऑर्बिटल है, ऐसे इधर भी क्या है, बी एटम, इसका दूसरा ऑर्बिटल है। तो ये कौन सी इंटरेक्शन है बेटा, कोवेलेंट इंटरेक्शन है, दो ऑर्बिटल्स की ये ओवरलैपिंग है। इस ओवरलैपिंग से क्या बना है सर, क्या बोलोगे यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है। और सर ओवरलैपिंग से क्या बना है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बनी है, कोवेलेंसी। क्या बोलोगे इसको, कोवेलेंसी, सॉरी कोवेलेंसी बोलोगे, या फिर उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे। समझ गए, यानी कि अब तक जो अपने दिमाग में ये था कि म्यूचुअली शेयरिंग, उस चीज को भूल के अब क्या बोलना है बेटा, क्या करना है कि जहां जहां क्या हो, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो, उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा जी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ गए बात को, पक्का। अब सर ओवरलैपिंग भी कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो ऑर्बिटल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो आपने कहा था कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जरूरी नहीं है बेटा कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बने, कोवेलेंट बॉन्ड बने।
समझ गए बात को। जैसे कि मैं एग्जांपल समझता हूं, दिखाऊंगा तुम्हें बोर्ड पे। मैं ये कहता हूं कि इस ए के पास खाली एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कह रहा हूं, इस ए के पास खाली एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये भी कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों दो ऑर्बिटल्स अपने क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा हूं मैं, अगर यही दो ऑर्बिटल्स बी है, अगर इसमें से एक के पास भी अगर दोनों ऑर्बिटल है तो भी कैसा बॉन्ड है, अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो कैसा बॉन्ड है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ गए बात को, क्लियर है बात, तो भी कैसा ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कह रहा हूं बी के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो भी कैसा बॉन्ड है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ गए बात की, यानी कि सबसे मेन मुद्दा क्या था बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन सी बात बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से कौन से बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। समझ गए बात। तो अब तक जो आपने पढ़ा था कि म्यूचुअली शेयरिंग, उस बात को भूलना है, वो छोटी क्लासों तक सीमित था, बहुत अच्छी बात थी। अब बात क्या है, जहां भी दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे उनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ गए बात। तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड। छापो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। इस बात को छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा ओवरलैपिंग को ध्यान रखना है। छाप लिया। देखो, ये तो हमने क्या बात करी बेटा, जब दो ऑर्बिटल्स थे उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब एक मैं छोटा सा टेस्ट और दिखाता हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड आप किसे बोल सकते हो। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक ए ऑर्बिटल है, एक ये ए ऑर्बिटल है, मैंने ये लिखा, दूसरा बी ये रखा। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन तो होने कंफर्म बात है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अब तीसरा आएगा, कौन आएगा, तीसरा आएगा, और उस तीसरे के पास क्या रहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने सी लिखा, इस सी के पास क्या रखे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है उस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। सर हमने क्यों बोला, क्योंकि सर इसमें ऑर्बिटल्स क्या कर रहे थे, आपस में ओवरलैप कर रहे थे। समझ गए बात। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टू ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग हो, मोर देन वन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने से हमेशा क्या बनने वाला है सर, कोवैलेंट। ठीक है जी। सर ऐसे बॉन्ड्स को नाम क्या देते हैं जनरली, सर ऐसे बॉन्ड को नाम क्या देंगे जहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ना, तो इन बॉन्ड्स को हम, सर आप जनरली नाम क्या दोगे, यहाँ पे तो सर आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कहा सर एक में ही दो हैं, यहाँ पे कहा आपने एक में एक है दूसरे में एक है, समझ गए। और यहाँ पे आपने कहा कि इसमें एक में तीसरे में प्रेजेंट है, तो सर इस नाम क्या दोगे, इसको बोलेंगे बेटा, देखो कितने सेंटर हैं, एक सेंटर और दो सेंटर, यानी कि इसका नाम होगा बेटा टू सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, वन इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलोगे, टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड, ये इस बॉन्ड का नाम बनेगा। सर इसका नाम क्या बनेगा, टू सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो, कोवैलेंट बॉन्ड। सर इसका नाम क्या होगा सर, टू सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात। फिर इसका नाम क्या होगा, सर इसका नाम क्या होगा, कितने सेंटर हैं, एक दो और तीन, थ्री सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट। समझ गए बात को, छापो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है जब जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखो बात आ गई है ऑर्बिटल्स की, बड़े आगे किसकी बात आई है,
ऑर्बिटल्स की। तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, हैं कैसे, दिखने में कैसे हैं, ये बात होगी सबसे पहले। तो सर हमने पढ़े हैं क्या, ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं। अब देखो ऑर्बिटल्स की चर्चा करते हैं कि ऑर्बिटल्स हैं क्या। तो आपने अच्छे से पता है बेटा ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। कौन सा होता है भाई, एस ऑर्बिटल, और कौन सा होता है सर, पी ऑर्बिटल, और सर कौन सा होता है, डी। और थोड़ी ही चर्चा करेंगे बेटा क्योंकि वो बहुत कम यूज में होता है, एफ ऑर्बिटल्स बहुत कम यूज में आता है, बट थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे उसकी भी, ठीक है। तो हमें पता है सर जो एस ऑर्बिटल होता है ये होता कैसा है, हमें सब ने पता है सर, इसका नाम ये क्या होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है ये, स्फेरिकल। कैसा होगा सर, स्फेरिकल होगा। तो ये लो सर स्फेरिकल होगा ये, ठीक है। क्या होने वाला है, स्फेरिकल। देखो ऐसे बना लेते हैं भाई इसको, ठीक है जी। तो एस ऑर्बिटल हमेशा कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। अब स्फेरिकल है और किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है बेटा, चार्ज। कैसा होता है, चार्ज होता है, सबको पता है चार्ज होता है। तो सर हमें ये पता है अगर ये स्फेरिकल है, अगर स्फीकर है, तो सर इसके अंदर पूरे इस एस ऑर्बिटल के अंदर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। कैसा होगा, सिमेट्रिकल। चाहे इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या रहेगा बेटा, सिमेट्रिकल रहेगा। पूरे ऑर्बिटल्स के अंदर क्या रहने वाला है, चार्ज पॉजिटिव रहने वाला है एस ऑर्बिटल के अंदर। तो सर हमें ये पता लग गया सर एस की शेप यानी कि वो दिखने में कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल है सर, और कैसा है वो स्फेरिकल के साथ है, सिमेट्रिकल। कैसा है सर, सिमेट्रिकल है। यानी कि एस ऑर्बिटल से हमें दो बातें ही पता लगती हैं कि सर वो क्या है, स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा, हमें किसी भी एटम में जब एस ऑर्बिटल को पढ़ने जाते हैं तो तुरंत आंख खोलते क्या पता लगता है कि सर बीच में तो कौन बैठा है, न्यूक्लियस, और उसके सबसे पहले क्लोज में कौन बैठा होता है, एस ऑर्बिटल। समझ गए बात के, यानी कि सर सबसे नजदीक कौन सा होता है न्यूक्लियस के, एस ऑर्बिटल। समझ गए बात, ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, एस ऑर्बिटल है। छापो इतनी बात एस के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं कि एस और क्या क्या कहता है। यानी कि यहां से ये पता लग गया बेटा कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा वो किसके ऊपर है, सबसे पहले कौन आता है सर, एस आता है। कहने का मतलब सर एस ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं हमेशा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसको करेगा भाई, एस ऑर्बिटल को। क्या करेगा, एस ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करने वाला है। समझ गए बात को, तो तीन बातें पता लग गई है सर, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, और सर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, सॉरी अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या होगी वो, मैक्सिमम। क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस के ऊपर एस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। चार्ज का स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्फेरिकल, अगर शेप स्फेरिकल है तो चार्ज भी क्या रहेगा बेटा, सिमेट्रिकल रहेगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अट्रैक्शन न्यूक्लियस की किसके ऊपर सबसे ज्यादा लगेगी, ये हमने पढ़ लिया बेटा एस ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है जी, अब देखते हैं एक छोटी सी बात, यहीं से शुरू होती है थोड़ी मजेदार कहानी एस ऑर्बिटल से ही। हमने क्या पढ़ा बेटा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस पे है, एस से। और जहां बेटा अट्रैक्शन की बात आई ना, वहीं से दो चीजें शुरू हो जाती हैं जिनका नाम होता है क्या, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। क्या, पेनिट्रेशन और शील्डिंग। तो अब जो एस ऑर्बिटल में हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन और शील्डिंग। व्हाट इज पेनिट्रेशन एंड व्हाट इज शील्डिंग, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि पेनिट्रेशन किसे कहेंगे और शील्डिंग कैसे कहेंगे। ठीक है जी, तो देखो बेटा
पेनिट्रेशन और शील्डिंग दोनों के दोनों कहां बनेंगे बेटा? पेनिट्रेशन और शील्डिंग हमेशा बेटा दो ऑर्बिटल्स की कहानी होगी। क्या कह रहा हूं बेटा? कितनी ऑर्बिटल्स की कहानी होगी? टू ऑर्बिटल्स की कहानी होगी। समझ गए? टू या उससे ज्यादा। कभी भी एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर ना तो पेनिट्रेशन होता है और ना शील्डिंग होता है। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो अब इधर कि सर हमारा न्यूक्लियस बीच में होता है। मैं इसको एक कलर से दिखाता हूं। ये कौन बैठा हुआ बीच में बेटा? न्यूक्लियस बैठा हुआ है। ठीक बात है सर। इसके बाहर, इसके सबसे बाहर कौन बैठा होता है भाई? इधर इधर कौन बैठेगा आके? 1s। कौन होता है? 1s होता है। सर इससे बाहर दूसरा कौन बैठा होता है? 2s। कौन होता है भाई? 2s होता है। ठीक है, बात को समझ गए? सबसे नजदीक कौन है सर? 1s। उसके अंदर कौन है? 2s। मैं नाम देता हूं। ये तो क्या था सर? 2s था। और इसके अंदर वाला क्या था भाई? ये 1s था। ठीक है जी। तो सर न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी, कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी। उसकी मैं क्या देता हूं? R1 रेडियस 1s के। ठीक है, ऐसी सर कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी न्यूक्लियस के, किसके? 2s के बीच में। उसका नाम मैंने दे दिया क्या? R2। ठीक है जी। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा कि पेनिट्रेशन क्या है और शील्डिंग क्या है। ओके, अब मैंने क्या कहा था कि पेनिट्रेशन और शील्डिंग हमेशा मैंने बताया कि दो ऑर्बिटल्स में लगेगी, कभी भी एक ऑर्बिटल में नहीं लगेगी। समझ गए बात को? तो हम क्या लिखेंगे कि सर पेनिट्रेशन और शील्डिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसका कॉन्सेप्ट है? पॉली ऑर्बिटल्स का। किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? पॉली ऑर्बिटल्स का, यानी कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। समझ गए? और पॉली ऑर्बिटल्स के साथ साथ क्या है वो? पॉली इलेक्ट्रॉनिक। क्या बेटा? पॉली इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। ओके, अब मैं समझाता हूं कि व्हाट इज पेनिट्रेशन और व्हाट इज शील्डिंग। अच्छे से समझना। कोई पेन रख दो, बाद में लिख लेना। अब मैं क्या कहता हूं तुम्हें? मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि मेरे पास 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए। क्या बैठे हुए बेटा? इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो आपको ये पता है कि सर अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। न्यूक्लियस के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है? 1s के ऊपर। तो 1s को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्शन, जैसे ही आपने जेब से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन को यहां रखा, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो वो ऐसे ही सेफ पड़ी हुई थी, मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए थे। अब मैंने क्या किया? अपनी जेब से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो कहां रखा बेटा? 1s के अंदर रखा। 1s के अंदर रखते ही वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उसका जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था वो किसकी तरफ भागेगा बेटा? न्यूक्लियस की तरफ। सत्य बात है। यानी कि सर अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डाला, जो 1s का जो एरिया था या फिर जो 1s के जो इलेक्ट्रॉन था वो किस तरफ जा रहा है? न्यूक्लियस की तरफ। यानी कि न्यूक्लियस ने 1s को अट्रैक्ट कर लिया है। ये लो, अट्रैक्ट कर दिया। अट्रैक्ट करने से देखो क्या बन गया? एक नई बाउंड्री बन गई है। देखो यहां पे कि इलेक्ट्रॉन अब कहां पे है? इस बाउंड्री पे है, इस बाउंड्री के अंदर है। पहले वो कहां था बेटा? इसके बाहर था। सही बात है। पहले तो इलेक्ट्रॉन कहां था बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी थी हमने, कहा था कि ओरिजिनली न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे कौन होता है? 1s। फिर कौन होता है बेटा? 2s। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन रखते ही 1s क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अंदर की तरफ चला गया। क्यों चला गया बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर उसकी सबसे ज्यादा क्या है? अट्रैक्शन है। समझ गए बात को? न्यूक्लियस ने उसे अंदर खींच लिया। अगर बेटा अंदर खींच लिया तो बताओ, पहले तो 1s का एरिया कौन था? ये पूरा था। अब 1s का एरिया कहां है बेटा? इससे जो मैंने नई बाउंड्री दी है, मैं इसको कलर दिखा देता हूं दूसरा। ये जो नई बाउंड्री दी है मैंने, ये वाली, ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर किसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए बेटा? 1s के। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, जो 2s का एरिया था, पहले वो कहां तक था बेटा? यहां तक था। सही बात है। यहां कौन घूम रहे थे बेटा? 2s के इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन और उठाया, वो कहां रखा बेटा? 2s के ऊपर रख दिया। समझ गए बात? जैसे ही 2s में इलेक्ट्रॉन गया तो बताओ उसका एरिया पहले तो यहां तक था, बट जैसे तुमने 1s में इलेक्ट्रॉन डाला था, न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। 1s का एरिया छोटा हो गया था। पहले वो बड़ा था, पहले उसकी वॉल्यूम क्या थी बेटा? ज्यादा थी। अब वॉल्यूम क्या हो गई बेटा? कम। अगर वॉल्यूम कम हो गई तो चार्ज क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो कि सर इतना एरिया हो गया है, 1s यहां चला गया है। अब ये बाकी का एरिया जो बच गया है किसका है भैया? अब
2s का है। किसका है बेटा? 2s का है। तो सर गजब की बात क्या है, यहाँ पे पेनिट्रेशन बोलेंगे। किसको पेनिट्रेशन बोलेंगे? देखो 2s का जो एरिया इतना था, उसने अब किसके एरिया पे कब्जा कर लिया बेटा? 1s के एरिया के ऊपर कर लिया है ना। यानी कि 2s ऑर्बिटल पेनिट्रेट हो गया है किसके एरिया में बेटा? 1s के एरिया में। समझ गए बात? दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? पेनिट्रेशन। तो ये जो है, ये जो चीज है यहां से यहां तक की, ये क्या है बेटा? पेनिट्रेशन। क्या बोलोगे इसको? दिस इज द पेनिट्रेशन। यानी कि पेनिट्रेशन किसे और कब बोलेंगे बेटा? जब आउटर ऑर्बिटल्स इनर ऑर्बिटल्स के एरिया के ऊपर अतिक्रमण कर ले, आक्रमण कर दे, या फिर उसकी जगह पे चले जाएं, तो क्या बोलोगे? पेनिट्रेशन। समझ गए? आउटर ऑर्बिटल्स इनर ऑर्बिटल्स के एरिया के ऊपर क्या करने बेटा? अतिक्रमण कर ले। समझ गए बात को? उसे क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन बोलते हैं। समझ गए बात को? तो ये क्या एक ऑर्बिटल में लग सकता है पेनिट्रेशन? नहीं लगेगा। जब तक दो ऑर्बिटल्स वहां पे मौजूद नहीं होंगे, पेनिट्रेशन काम नहीं करेगा। समझ गए बात को? छापो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लीजिए इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। आउटर ऑर्बिटल ने इनर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्यूपाई कर लिया है। इलेक्ट्रॉन, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। एक डेफिनेशन लिख लो बेटा। व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स when electron density of outer orbitals occupy inner orbitals, आउटर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनर ऑर्बिटल्स के एरिया को ऑक्यूपाई कर ले, या फिर इनर क्या कर ले बेटा? आउटर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई रीजन ऑफ, रीजन लिख लो यहां बीच में, रीजन ऑफ आउटर, रीजन ऑफ इनर ऑर्बिटल्स। यानी कि आउटर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुस जाए अंदर, किसके बेटा? 1s के एरिया में घुस गई ना अंदर। समझ गए? उसे कहेंगे पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेशन का मतलब अंदर चला गया, वो उसके घुसना है मतलब। हिंदी में लिख लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आराम से। बाहर वाला ऑर्बिटल अंदर वाले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कब्जा कर ले, उसे बोलेंगे पेनिट्रेशन। लिख लिया यहां तक? देखो हमने क्या कहा बेटा, छोटा सा एक और पॉइंट याद रखना है तुम्हें बीच में, क्या कि सर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे लग रहा था बेटा? 1s पे। कि 1s में आपने सर जैसे इलेक्ट्रॉन को पुट किया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्ट्रैक्शन दिखाया, यानी कि न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो मैंने क्या कहा था वहां पे? क्या लिखा था? पॉली इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है। सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? 2s के अंदर का होना चाहिए, 2s के अंदर। समझ गए? वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें होना चाहिए? 2s के अंदर। तो मैं जैसे मैंने कहा था, जैसे ही मैं 2s के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा ना बेटा, तो ये तो है, ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास सबसे नजदीक कौन था? 1s। पर न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत अट्रैक्शन किस पे लगती है बेटा? 2s पे भी तो लगती है ना। तो सर वो 2s के, आप जब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वह 2s के इलेक्ट्रॉन को भी तो अपनी तरफ खींचेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा थोड़ा बहुत
कौन कांटेक्ट होगा बेटा, थोड़ा बहुत इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, 2s के ऊपर भी पड़ेगा, 2s के ऊपर भी पड़ेगा, बट ज्यादा किस पे पड़ेगा, 1s के ऊपर, क्योंकि वो उसके नजदीक है। तो सर इसकी भी एक नई बाउंड्री बन जाएगी, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे इसकी भी एक नई बाउंड्री बन जाएगी, वो भी थोड़ा बहुत अंदर पेनिट्रेट करने लग जाएगा। समझ गए बात को? ये है, पहले जो थी वो तो थी जब तक हमने इलेक्ट्रॉन नहीं डाली थी, तब तो ओरिजिनल था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो न्यूक्लियस अपना काम करना शुरू करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा किसको, 1s को, फिर किसको करेगा, 2s को। समझ गए बात? तो ऑर्बिटल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो भिज जाते हैं, भिजने का मतलब सिकुड़ जाती है अंदर की तरफ। ठीक है जी, आगे बढ़े, कर लिया। अब देखो, ये तो हमने पढ़ी बेटा पेनिट्रेशन, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सील्डिंग। क्या पढ़ते हैं, सील्डिंग क्या चीज है, व्हाट इज सील्डिंग। देखो भाई, हमने क्या पढ़ा कि सर न्यूक्लियस था आपका जी, यहां बिल्कुल सत्य बात थी। सर इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर कौन बैठा हुआ था, 2s। कौन था बेटा, मैं मान रहा हूं यहां पे कौन है, 2s, सॉरी 1s मान लो, 2s मानो, हाँ यहां पे कौन बैठा हुआ बेटा, 2s। और इससे आगे हम पढ़ते हैं क्या बेटा, 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, सेम। ये पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है ना आज तक कि सर सेम क्या है, एनर्जी वाले हैं, सेम सेल वाले हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उनमें डिजनरेसी होती है ना। 2s और 2p की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने ये बताया आपको कि न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे कौन है, 2s और 2p। इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर ये हमारा न्यूक्लियस बैठा हुआ है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है भाई, ये 2s बैठा हुआ है, और यहीं पे कौन बनी हुई बेटा, ये डंबल शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। पता है भाई p की डंबल शेप होती है, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्वल हो गई, एक 2s है एक 2p है। अब मैं किसकी बात करता हूं, शील्डिंग क्या करेगी। देखो मैं इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा बेटा, मैंने जेब से इलेक्ट्रॉन निकाला और किस में रखा बेटा, सबसे पहले किस में जाएगा बेटा, 2s में जाएगा। हमें इतनी बात तो पक्का माइंड में पता है कि सर न्यूक्लियस के पास में कौन है सबसे ज्यादा, 2s है, या फिर यही कहेंगे कि स्फेरिकल है। 2s क्या है बेटा, स्फेरिकल है। और बेटा अगर स्फेरिकल है तो तुम जैसे ही, यहाँ पे मैं लिखाता हूं पॉजिटिव चार्ज को दूसरे कलर से लिखा देता हूं, ये लो, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस। तुमने जैसे ही इस 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाला तो 2s का ऑर्बिटल कैसा है बेटा, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो बेटा सबसे ज्यादा किस पे लगेगा इफेक्ट, 2s पे। किसका बेटा, न्यूक्लियस का। यानी कि न्यूक्लियस उसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। कर लिया अट्रैक्ट उसने, कौन अट्रैक्ट कर रहा है भाई, न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, 2s को। कांटेक्ट कर दिया अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कांटेक्ट करने से सर एक नई बाउंड्री बन गई है, ये वाली। इसकी बनी है 2s की। यानी कि सर पहले जो 2s यहां था, अब वो कहां घुस गया है, अंदर की तरफ चला गया, न्यूक्लियस की तरफ। ये लो सर, कहां चला गया है वो, न्यूक्लियस की तरफ चला गया है। यहां पे कौन आ गया है, 2s। ठीक बात है मेरी। अब सर जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन कहां डालोगे, 2p के अंदर। किसमें, 2p के अंदर। तो क्या होगा सर, p की शेप कैसी है, डंबल शेप है, इसलिए उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अच्छा नहीं लगा। अच्छा किस पे लगा, 2s के ऊपर लगा। ठीक है बात को, तो समझ गए सर। 2s अंदर चला गया, अगर सर पूरा का पूरा इफेक्ट 2s के ऊपर लग गया, 2s के ऊपर लग गया, तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट था वो p के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, उसका रीजन क्या था बेटा, देखो इस न्यूक्लियस को किसने घेर लिया है, इस न्यूक्लियस को किसने घेर लिया, 2s ने घेर लिया। और बेटा उस न्यूक्लियस घेरने का मतलब, अब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट p पे लग रहा था वो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा बेटा, बीच में बाधा कौन बन गया है, 2s। 2s ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे कि एक तो लाइट चल रही है अच्छे से, अब मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा लगा दूं मोटा, तो क्या इसकी लाइट बाहर आएगी, नहीं आएगी ना। वही काम ये हुआ, 2s ऑर्बिटल कहां पहुंच गया बेटा, न्यूक्लियस के बहुत पास। पास पहुंचने से उसने न्यूक्लियस को क्या कर लिया है, सील्ड, जकड़ लिया चारों तरफ से। उसका जो इफेक्ट लग रहा था p के ऊपर, अब वो नहीं लगेगा। समझ गए बात, उसका नाम क्या बेटा, सील्डिंग। सील्ड कर लिया न्यूक्लियस को 2s ने। सर 2s ने तो सील्ड कर लिया,
पी पे जो अट्रैक्शन लग रही थी अब वो नहीं लग रही, तो पी क्या करेगा बेटा, अब पी बाहर भाग जाएगा। क्यों भागेगा, क्योंकि उस पे अट्रैक्शन तो लग नहीं रही। तो हुआ क्या सर, जैसे ही पी के अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो सर पी क्या हो गया है, बाहर की तरफ एक्सपांड हो गया है। एक्सपांड क्यों हुआ बेटा, एस में भी इलेक्ट्रॉन, पी में भी इलेक्ट्रॉन। एस पे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लग रही है, पी पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं लग रही है, बट एस में भी इलेक्ट्रॉन और पी में भी इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगी, रिपल्सन। क्या होंगी, रिपल्सन। और रिपल्सन से बेटा ऑर्बिटल्स क्या भागते हैं एक दूसरे से दूर, यानी कि अब ये जो 2s और 2p एक जगह थे अब वो आपस में कहां भागेंगे, दूर, यानी कि कहां जाएगा, बाहर की तरफ। यहां पे कौन आ जाएगा भाई, 2p आ जाएगा। तो देखो ये जो 2p गया बाहर, ये जो 2p बाहर गया ना, ये क्या है, सील्डिंग की वजह से बाहर भागा। किसकी वजह से, सील्डिंग की वजह से। समझ गया। ये जो अंदर गया था इस तरफ, इसको मैंने क्या बताया था पीछे बेटा, पेनिट्रेशन। ये क्या था, पेनिट्रेशन। समझ गए सील्डिंग क्या है, सील्डिंग की वजह से पी का साइज बढ़ा, पी बाहर भागा। पी बाहर क्यों भागा, क्योंकि सर हमें पता है इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो ये था सर, ये ऐसे मानो ये स्फीयर है। दूसरा क्या मानूं मैं बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, इसकी कुछ अट्रैक्शंस थी, यहां पे बैठा हुआ था दूसरा पी। कौन बैठा हुआ था, पी। इसमें भी क्या था, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भरता हूं मैं, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा। इस पे एस वाले के ऊपर तो न्यूक्लियस ने अपना पूरा प्रभाव डाला, उसको अपनी तरफ बुला लिया। ठीक है, अब सर एस के ऊपर तो लगा ही नहीं, तो सर 2s तो ये अंदर भाग गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां भाग गए। अब सर इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या शुरू हो जाएगी, रिपल्सन। क्या हो जाएगी, रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से वो 2p क्या हो जाता है बेटा, एक्सपांड हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, वो बाहर निकल जाता है। इसी का नाम क्या था बेटा, सील्डिंग। उस सील्डिंग की वजह से पी बाहर गया, क्योंकि अगर वो सील्डिंग ऐसे नहीं दिखाता तो क्या पी बाहर जाता, नहीं जाता। समझ गए बात, दिस इज कॉल्ड सील्डिंग। छापो इस बात को, सील्डिंग और पेनिट्रेशन में ध्यान रखना। ठीक है जी। सील्डिंग हमेशा फॉलो करता है किसको बेटा, पेनिट्रेशन। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, सील्डिंग खुद में एक कॉन्सेप्ट नहीं है, सील्डिंग खुद में एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज द कॉन्सिक्यू ऑफ पेनिट्रेशन, या फिर फॉलोड बाय द पेनिट्रेशन। सील्डिंग इज फॉलोड बाय पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन की वजह से सील्डिंग हुआ, और उस वजह से क्या लगी बेटा, एक्सपांड हुए, ऑर्बिटल्स बाहर की तरफ गए। तो 2 कलर से मैं और दिखा देता हूं बेटा। ये जो चीज थी ना, ये अंदर गया, ये जो एस अंदर गया, इसका नाम तो क्या था, पेनिट्रेशन। क्या था ये, पेनिट्रेशन। और ये जो पी एक्सपांड हुआ है, ये क्या थी, सील्डिंग। ये क्या थी भाई, सील्डिंग। ध्यान रखना, छाप लो इस बात को बेटा। एस ने सील्ड कर दिया, घेर लिया चारों तरफ से न्यूक्लियस को, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस खत्म हो गई पी ऑर्बिटल से। इसलिए पी बाहर भाग गया, क्योंकि न्यूक्लियस जो उसको खींच रहा था वो नहीं खींच रहा, तो वो बाहर जाएगा बेटा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होंगी, रिपल्सन होंगी, तो पी के और 2s इलेक्ट्रॉन की, इसलिए पी क्या हो गया बेटा, एक्सपांड हो गया है। ठीक है जी। समझ गए पेनिट्रेशन और शील्डिंग को बेटा, ये तो ऐसे चलेगा, कोई नहीं। देखो भाई, अब हम बात करते हैं कि कौन से केमिकल स्पीसीज हैं बेटा, केमिकल स्पीसीज जो सील्डिंग भी दिखाएं और पेनिट्रेशन भी दिखाएं। देखो बेटा, 2 प्रकार के स्पीसीज होते हैं, एक तो क्या होते हैं, मोनोवैलेंट, ठीक है, और एक क्या होते हैं बेटा, डाइवैलेंट। ठीक है, मोनोवैलेंट है और क्या होंगे, डाइवैलेंट। या फिर ये बोल लो, आप मोनो को आप क्या लिख सकते हो बेटा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलोगे, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और इसको क्या बोलोगे बेटा, पॉली, क्या बोला था इसको, पॉली इलेक्ट्रॉनिक
पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बताओ बेटा, क्या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर पेनिट्रेशन लगता है? नहीं लगता। क्या सील्डिंग लगता है? नहीं लगता। तो क्या पॉलोटॉमिक में पेनिट्रेशन लगता है? लगता है। सील्डिंग लगता है? लगता है। अगर सर सील्डिंग लगता है, इसमें अगर सील्डिंग नहीं लग रहा, पेनिट्रेशन नहीं लग रहा, तो NS की एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा? NPK। और किसके बराबर रहेगी? NDK। यानी कि सभी ऑर्बिटल्स की जो सेम सेल की होंगी उसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी बेटा? सेम। और अगर एनर्जी सेम रहेगी, अगर एनर्जी सेम रहती तो उसे क्या बोलते हो बेटा? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हो? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। यानी कि सर ये ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे? डीजनरेटेड रहेंगे, इनमें डीजनरेसी अवेलेबल रहेगी। सर पेनिट्रेशन लगा, सील्डिंग लगा, तो क्या NS बराबर रहेगा ND के? नहीं रहेगा। क्या NP बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि सर इसकी एनर्जी में क्या इफेक्ट डलेगा? ये तो एनर्जी सेम सारों की, तो इसमें कहेंगे बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डी की, फिर क्या रहेगी? पी की, और फिर क्या आएगी? एस की। ये समझ लेना बेटा, जो न्यूक्लियस के सबसे पास में रहेगा उसकी एनर्जी सबसे कम, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर रहेगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है जी, वही ऑर्डर लिखा है मैंने, लिख लो इसमें बेटा। तो बेटा पेनिट्रेशन से और शील्डिंग से क्या ले जाती है बेटा? डीजनरेसी खत्म हो जाती है, डीजनरेसी लॉस, डीजनरेसी खत्म हो जाती है, डीजनरेसी का लॉस हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट करो। इसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? एक से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से क्या रहेंगे बेटा? ज्यादा रहेंगे। पॉलीवैलेंट स्पीसीज है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, छाप लिया? ये जल्दी छाप लो और क्वेश्चन लिख लो बेटा, घर से कर लेना या यही कर लेना बैठ के। हीलियम प्लस में, हीलियम प्लस में क्या सील्डिंग लगेगी? क्या पेनिट्रेशन लगेगी? क्या ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग रहेगी या सभी ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड रहेंगे? बेटा चेक करना वो। ठीक है, प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ है, ये गेट शायद 2019 में 18 में आया था। ठीक है, और नेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार। और दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक और, एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। हाउ मैनी नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स, हाउ मैनी डीजनरेट ऑर्बिटल्स, हाउ मैनी degenerate orbitals are present in third energy level of, how many degenerate orbitals present in third energy level, third energy level of, थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ H माइनस एंड हीलियम प्लस, H माइनस एंड हीलियम प्लस। ऑप्शंस हैं बेटा 3 एंड 9, ऑप्शंस हैं बी 3 और 1, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 9 और 3। क्या पूछा बेटा मैंने? क्वेश्चन को ध्यान पढ़ना। हाउ मेनी डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम एंड, होते हैं एनर्जी लेवल कैसे होते हैं बेटा? सबसे नीचे कौन होता है? 1s, फिर कौन आता है? 2s 2p, फिर कौन आता है? 3s 3p और 3d। ये तो बात तब की है तब ये कैसे रहे? डीजनरेट रहे। कैसे रहे? डीजनरेट। अगर इनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है तो बेटा ये ऐसे होगा, डीजनरेसी खत्म होगी ना तो 2s तो नीचे रहेगा, ऊपर कौन जाएगा? 2p, फिर कौन आएगा? 3s, फिर कौन आएगा? 3p, फिर कौन जाएगा?
3D। समझ गए बात को? अगर उसमें डीजनरेसी खत्म होती है, और डीजनरेसी कहां खत्म होती है? पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, जहां पे सील्डिंग और डीसील्डिंग लग रही हो। समझ गए? यानी कि इलेक्ट्रॉन चेक करने क्या एक या एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा है तो उसकी पक्का डीजनरेसी खत्म होगी। फर्स्ट एनर्जी लेवल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। करना चेक बेटा। चलो ठीक है, जाओ आराम से मौज करो, पढ़ो लिखो।